दोस्तों, इस तस्वीर में दो देश है। एक में गरीबी से पस्त झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर लोग, और गरीबी इतनी कि खाना नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान तक चली जाती थी। और वहीं दूसरी ओर चमचमाती बिल्डिंग्स वाला देश। और यहाँ अमीरों का तो ये हाल है कि हर 6 आदमी में से 1 करोड़पति है। पर मुद्दे की बात यह है कि ये दोनों देश एक ही है, बस इन फोटोज में अंतर है तो 35 सालों का। और इस देश का नाम है सिंगापुर। 1963 में फिरंगियों से आज़ादी मिलने के बाद यह देश इतना गरीब था कि यहाँ के लोगों के पास खाने तक को नहीं था। लेकिन सिर्फ 30 से 35 सालों में यह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने लगा। 2023 में जीडीपी पर कैपिटा में दुनिया का दूसरे नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर आ गया। सिंगापुर के पास सऊदी जैसे देशों की तरह तेल नहीं है और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेस है। फिर भी दिल्ली से भी छोटा सिंगापुर इतना अमीर कैसे बना? ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक आदमी की वजह से, जिनका नाम है ली कुआन यू, जिन्होंने सिंगापुर की किस्मत बदल कर रख दी, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंगापुर के इतिहास को जानते हैं। ऐतिहासिक मल्ल दस्तावेजों के हिसाब से कलिंग के एक राजा हुआ करते थे, सुलन। उन्होंने दक्षिण भारत के एक राजा चुलन के साथ मिलकर चीन को जीतने का अभियान शुरू किया। फिर ये दोनों मल्ल राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे, जिसे वहां की भाषा में तमासेक कहा जाता था। फिर चीन के राजा को जैसे ये बात पता चली तो उस राजा ने उन्हें रोकने के लिए एक चाल चली। उन्होंने तमासेक द्वीप पर अपना एक गुप्तचर भेजा और उसके जरिए एक अफवाह फैला दी कि चीन यहाँ से काफी दूर है। ये सुनकर सुलन और उनकी सेना ने आगे का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर सुलन ने टोमासेक द्वीप पर ही एक राजकुमारी से शादी की और कुछ टाइम के लिए वहीं सेटल हो गए। और उधर राजा चुलन की सेना भी वापस लौट गई। इतिहासकारों के अनुसार ये राजा चुलन और कोई नहीं बल्कि चोल वंश के राजेंद्र चोल थे। मल कहानियों के अनुसार सन 1299 में राजा सुलन के वंशज राजकुमार संग नीला उत्तमा टमासेक द्वीप पर पहुंचे। उन्हें यहाँ पर एक शेर दिखाई दिया। इसी कारण उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंगापुरा रख दिया और यही नाम आगे जाकर सिंगापुर में बदल गया। बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे समय तक ब्रिटिश की कॉलोनी रहा। 11 अप्रैल 1959 ये वो तारीख थी जब सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। हालांकि इसके कई साल बाद भी फॉरेन पॉलिसीज को ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था। फिर 1959 में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। मलेशिया की सत्ता में एंट्री हुई एक हीरो की, जिनका नाम ली कुआन यू था, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, जो सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके सामने कई चुनौतियां थी। देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत नीचे गिरी हुई थी, या ये कहें कि गिरा दी गई थी। मुजरिम वही थे जिन्होंने बाकी एशिया का हाल बेहाल किया था। ब्रिटेन ने करीब 150 सालों तक सिंगापुर का ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। अब ट्रेड किसका? वही चाय कपास। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भारत से सिंगापुर होते हुए चीन भेजी जा रही थी, वो थी अफीम। अफीम के आने से लोग अफीम के आदी होने लगे और नशेड़ियों की तरह रहने लगे, जिससे क्राइम बढ़ने लगे और सिंगापुर की हालत बिगड़ने लगी। और जब ब्रिटेन को लगा कि सिंगापुर से अब उन्हें फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल गए। उस समय जितने भी बिजनेस थे वो भी सिंगापुर से कुआलालंपुर ट्रांसफर कर दिए गए। कुल मिलाकर हाल ये हुआ कि सिंगापुर गरीब से बहुत गरीब होता गया। 1959 में यहाँ की 80% जनता झुग्गियों में रहने को मजबूर थी। इन लोगों को झुग्गियों से निकालने का एक ही तरीका था, अर्थव्यवस्था का ऊपर उठना। लेकिन यह होता कैसे? सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं कि उन्हें बेचकर वो अपनी इकोनॉमी चलाता। ट्रेड से ही सारी कमाई होती थी। उसके लिए भी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों की जरूरत थी। लेकिन पड़ोस में था मल्य देश, जहां मल्य वर्सेज बाहरी लोगों का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था। सिंगापुर में रहने वाले अधिकांश लोग चीन से आते थे, जो मल्य पार्टियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लिहाजा सिंगापुर मुश्किल में था। इसीलिए प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। 1963 में उन्होंने सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया। उन्हें लगा था कि इससे सिंगापुर की दिक्कतें ठीक हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मलेशिया की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिसमें मल्य लोगों को पक्षपाती रूप से ज्यादा अधिकार दिए गए। सिंगापुर में चीनी लोग ज्यादा रहते थे, जिनको लेकर उन्हें डर था कि वो टाइम आने पर चीन की साइड ले लेंगे। इसीलिए बढ़ते बढ़ते दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि मलेशिया ने 1965 में एक ऐसा फैसला ले लिया जो सिंगापुर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। उन्होंने खुद ही सिंगापुर को खुद से अलग कर दिया। मलेशिया के इस कदम से ली कुआन यू को ऐसा धक्का लगा कि वो एक टीवी इंटरव्यू में रोने लगे।
सिंगापुर के 70% लोग गरीबी के नीचे रह रहे थे। देश के पास इस गरीबी से निकलने का ना कोई जरिया था और ना ही कोई मदद करने वाला। फिर भी ली कुआन यू ने हिम्मत करते हुए एक छोटी सी शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे कैंपेन चलाए, अच्छी अंग्रेजी बोलो, घर साफ रखो जैसी छोटी छोटी मुहिम। शुरुआत में ये सब मुस्कुराकर किया जा रहा था, लेकिन फिर जोर जबरदस्ती शुरू हो गई। च्युइंगम चबाकर जमीन पर फेंकने के जुर्म में 100 करोड़ की सजा दी जाने लगी। चोरी चकारी या ड्रग्स के धंधे करने वालों की खैर नहीं रही, उन्हें जेल में ठूसा जाने लगा। ये सब करने के पीछे ली कुआन यू का तर्क था कि जब तक कानून का राज नहीं होगा, देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। इस चक्कर में उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर भी लगाम लगा दी। इन सब का अंजाम ये हुआ कि ली कुआन यू डिक्टेटर में तब्दील हो गए। देश में इलेक्शन होते थे, लेकिन नाम के। हर बार सिर्फ एक पार्टी की जीत होती थी, ली कुआन यू की पीपल एक्शन पार्टी। जल्दी उनका सिंगापुर पर एक तरफा राज हो गया। अब सवाल उठ सकता है कि लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया। इसका जवाब आपको ली कुआन यू के इस बयान से मिलेगा। जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र जाना ही नहीं, उन पर आप लोकतंत्र थोप नहीं सकते। ली कुआन यू का अंदाजा था कि जब देश आर्थिक प्रगति करेगा, तब तक ज्यादा लोगों को अधिकारों की परवाह नहीं होगी। ली कुआन यू ने सिंगापुर के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने शुरुआत से ही सिंगापुर में उद्योगों को प्रोमिनेंस दी, टैक्स भी 0% रखे, आसान दरों पर लोन मुहैया कराए, जिससे बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे। लेकिन इन सबसे पहले उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिन्हें सोशलिज्म के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो क्या थे ये कदम, जानते हैं। 1966 में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून लाई, जिसमें जमीन खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनाए गए ताकि लोग कम कीमत में अपना घर खरीद सके। इसके लिए एक अलग स्कीम भी शुरू की गई ताकि लोग बचत करना शुरू करें। हर कर्मचारी की 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग स्कीम में डाली जाती थी, जिसमें सरकार अपनी ओर से भी उतनी ही रकम डालती। इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% लोगों को अपना घर मिला और बचत के मामले में सिंगापुर दुनिया के देशों से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद बारी आई बिजनेस की। ली कुआन यू ने बिजनेस की शर्तों में रियायत देकर फॉरेन कंपनीज को सिंगापुर बुलाया। ठीक इसी टाइम पर चीन में माओ द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक क्रांति का फायदा सिंगापुर को मिला। निवेशकों ने हांगकांग और ताइवान से पैसे निकालकर सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन कंपनीज के आने से महज 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी 0% हो गई। इस दौरान सिंगापुर ने हर साल 9% की अविश्वसनीय दर से विकास किया। अक्सर जिस सिस्टम में सरकारी ताकत बहुत ज्यादा होती है, वहाँ भ्रष्टाचार भी पनपने लगता है। लेकिन ली कुआन यू ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उपाय कर दिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की सैलरी बहुत ज्यादा कर दी और सख्त कानून बनाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कम से कम इंसेंटिव मौजूद हो। देश में धार्मिक और भाषाई एकता बनाने के लिए उन्होंने सरकार को सेकुलर रखा, लोगों को सभी धर्मों को मानने की आजादी दी। मलय, मैड्रिन और तमिल जैसी भाषाओं को राजकीय भाषा की संज्ञा दी और इसमें अंग्रेजी को भी जोड़ दिया ताकि सबके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें सब बात कर सके। इन तमाम कदमों ने देश में शांति का माहौल बनाया, शांति से व्यापार को फैलने का मौका मिला और महज 3 दशक के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। 21वीं सदी में सिंगापुर व्यापार आदि के मामले में रोल मॉडल माना जाता है। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में फर्स्ट होने के चलते 54 लाख की जनसंख्या वाले इस देश में लगभग 2.5 लाख करोड़पति तैयार हो गए हैं। मतलब हर 6 आदमी में से 1 करोड़पति। तो क्या अब सिंगापुर में सब कुछ एकदम स्वर्ग टाइप है? जवाब है नहीं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अभिव्यक्ति की आजादी जैसी चीजों को महत्व देते हैं। ली कुआन यू सिंगापुर के हीरो माने जाते हैं। अब दोस्तों, ये था सिंगापुर का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सफर और इस वीडियो से हमें ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप एक सही नेता को चुनकर बैठा दे तो वो देश को कहां से कहां ले जाने का दम रखता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी भी घंटों की मेहनत बेकार ना जाए।